एशिया की बुलंदतरीन चोटियों से लेकर नशेबी वादियों तक में बसने वाले लोग और जंगली हयात इस मौसमी तब्दीली का मुकाबला कैसे कर सकते हैं? दुनिया बदल चुकी है। मेरा नाम जाशमीन है। मैं एक मुसव्विरा हूँ। मैं अपनी तस्वीरों में क्या दिखाना चाहती हूँ? हमारी सदियों पुरानी सकाफत और ये रिवायती दस्तकारियाँ। मैं ये जानने की कोशिश कर रही हूँ कि लोगों ने माहौलियाती तब्दीली का असर क्या लिया है। कौन है जिसने इस रिवायत को जिंदा रखा हुआ है, शदीद तरीन मगर दुनिया की सबसे हसीन फिजाओं में। रंगकुल गांव में हमने एक नागाहानी और शदीद बारिश को झेला है। पानी और कीचड़ के सैलाब ने आधे मकानात तबाह कर दिए थे। यहां से 300 मीटर दूर हमारे साफ पानी के कुएं हैं। पहले लोग वहां पानी के लिए खुदाई करते थे, लेकिन अब नहीं करते। पहले तो बहुत लोग आते थे यहाँ। अब तकरीबन 20 ही खैमे नजर आते हैं, मगर अब यहाँ कोई नहीं भटकता। ये तर्ज जिंदगी ग्लोबलाइजेशन और माहौलियाती तब्दीली की वजह से मादूम हो जाएगा। मेरा नाम एमतौफ ऐदरबेक है। मैं हाजिर ड्यूटी माहिर मौसमियात हूँ। आज 25 सितंबर 2020 है। ये है आज के मौसम का हाल। मट्टी का दर्जा हरारत 15 डिग्री है। हवा का दर्जा हरारत 12 डिग्री। हवा में नमी का तनासुब 18% और हवा का दबाव 655.1 है। 1980 और 90 की दहाइयों में सर्दियां बहुत शदीद होती थीं और बहुत बर्फबारी हुआ करती थी। गुज़श्ता 10-15 साल में मैंने इस जैसी बर्फबारी नहीं देखी। उन्नीस सौ 80 और 90 के अदवार में जमी बर्फ की तह हमारे बर्फानी हलों के लिए बहुत गहरी हुआ करती थी। आप एक गांव से दूसरे तक पैदल तो क्या, गधों पर भी नहीं जा सकते थे। मगर फिर ऐसी बर्फबारी हमने 15 साल से नहीं देखी।
मैंने एक हफ्ते तक साइतोव के खानदान के रोजमर्रा जिंदगी का मुशाहिदा किया और इनकी तस्वीरें बनाई हैं। मुझे उन्होंने ताज़ा दूध पिलाया और मुझे अपने साथ खाना खिलाया। मैं ना चाहते हुए भी ये सोचती हूँ कि क्या ये लड़का खानदानी रिवायात को जारी रखेगा या फिर ग्लेशियस की तरह ये तर्ज जिंदगी भी गायब हो जाएगा। इन 3 साल के दौरान ज़िला मुर्गाब को देखते हुए हमने फितरत में बहुत तब्दीलियां देखी हैं। जैसा कि मुर्गाब के दरिया बरतांग के पानी की सतह की पैमाइश करते हुए 3 साल में बुलंद तरीन सतह 2018 में 250 सेंटीमीटर रिकॉर्ड हुई थी। 2019 में पानी की सतह 244 सेंटीमीटर थी। इस साल पानी की सतह 204 सेंटीमीटर रह गई है। एक साल में 40 सेंटीमीटर की कमी हो गई। ये सब मौसमियाती तब्दीली की वजह से हुआ है। ग्लोबल वार्मिंग और ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह से पानी की सतह गिरती जा रही है। ये मुर्गाब के इलाके के लिए एक बहुत बड़ा मसला होने जा रहा है, खास तौर से बिजली पैदा करने के लिए। यहाँ ज़राअत भी बहुत ज़रूरी है और अगर इसमें मुश्किल दरपेश हुई तो मुर्गाब में रहना दुश्वार हो जाएगा। हमारी झीलों से पूरी तरह फायदा नहीं उठाया गया। जैसे टस्कल, टस का मतलब है नमक और सासुक के मानी है बदबूदार, तभी इसका नाम सासुकल झील है। और झील यासिकुल, इसका मतलब है खूबसूरत रंग। ये तरह तरह की मछलियों से भरी हुई है, मगर अब वहां कोई माहीगिरी करता ही नहीं। हमने वहां मछली पकड़ना छोड़ दिया क्योंकि इस झील तक पहुंचना हमारे लिए बहुत दुश्वार है। जिंदगी ऐसी ही है यहां। जब इस फिरोजी झील किनारे चलती हूँ, मैं ये तसव्वुर नहीं कर सकती कि हमारी जिंदगियां ऐसे ही तेजी से बह जाएंगी जैसे ये पानी बह रहा है। ग्लोबल वार्मिंग पहले ही गोनो बदख्शा के शोबे ज़राअत पर असरअंदाज हो रही है। हम अपने मवेशी खोते जा रहे हैं। हमारे दरियाओं का पानी कम हो रहा है और यूं हम अपने मवेशियों और भेड़ों को खोते जा रहे हैं। कुछ अपनी पेंशन पर गुजारा कर रहे हैं और दूसरे भी काम कर रहे हैं। जब पैसे खत्म हो जाते हैं, ये अपनी बकरियां और मवेशियां फरोख्त कर देते हैं। हम कर्ज लेते हैं और मखरूस हो जाते हैं। ये है हमारी बका का तरीका। अठारह साल पहले कीचड़ और गारे का एक बहुत बड़ा सैलाब आया था, जिसने 75 मकानात तबाह कर दिए थे और 24 जानें ली थीं।
मैं यहाँ आई थी कि आफत गुजरने के बाद के असरात देख सकूं। मैंने उन मुश्किलात का मुशाहिदा किया जो 4000 मीटर की बुलंदी पर रहने वाले झेल रहे हैं। अब मैं नीचे की तरफ सफ़र जारी रखूंगी कि देखूं कि वहां क्या क्या आजमाइशें हैं। हमने अपनी आँखों से देखा था वो कीचड़ का सैलाब। ये आधी रात को हुआ था। हमारा गांव बहते कीचड़ में गायब ही हो गया था और बिजली चली गई थी। लोग सहमे हुए थे और भागने लगे। हमारा स्कूल, सकाफ़ती मरकज़, इब्तदाई तिब्बी इमदाद का मरकज़ और सारे मकानात कीचड़ से लथपथ थे। कुछ लोग तो सैलाबी कीचड़ में धंस गए और हलाक हुए। जो बच गए उनकी हालत काबिले रहम थी। जिस्म ब्रहना थे और दिल टूटे हुए। बच जाने वालों में से कुछ बरोज गांव की तरफ भागे तो कुछ किसी ऊंचे मकाम पर चढ़ गए। हमारी जिंदगियां बुरी तरह बदलीं और बहुत दुश्वार हो गईं। हर चीज़ गैर यकीनी और इंतहाई पेचीदा हो गई। कीचड़ का सैलाब यहां तक 7 अगस्त 2002 को पहुंचा था। रात 2 बजे उसने हमारे गांव को लपेट में ले लिया और 75 घर तबाह कर दिए। उसके फौरन बाद मकामी माहिरीन अर्जियात, एक रशियन माहिर, वरहियत गांव से ताल्लुक रखने वाले माहिर अर्जियात मर्दोना ने मुलाकात की और हम चारों ऊपर उस जगह पर गए जहां से कीचड़ का बहाव शुरू हुआ था। हमसे पहले वहां कुछ और लोग भी गए थे मगर किसी को कुछ नहीं मिला। हमारे साथ एक रात गुजारने के बाद रशियन जियोलॉजिस्ट ने कहा कि चलो झील पर चलते हैं। मुझे लगा कि कीचड़ के सैलाब की फैलाई हुई तबाही देखने के बाद वो इस आफत के मरकज तक नहीं जाना चाहेगा। हमने वहां क्या दरियाफ्त किया? शदीद गर्मियों ने एक छुपी हुई बर्फ की सिल को पहाड़ से अलग कर दिया था। वो एक झील में गिरी जो फिर बहने लगी और सारा पानी बह गया। रशियन जियोलॉजिस्ट ने मुझे वो मकाम दिखाया जहां बर्फ झील में गिरी थी। पानी रात 9 बजे बहना शुरू हुआ और 2 बजे तक उसने पूरा गांव बर्बाद कर दिया। झील किनारे बकरियां चराने वाले चरवाहे हमें खबरदार कर सकते थे मगर शायद अच्छा ही हुआ कि उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि फिर लोग अपना माल बचाने की कोशिश करने लगते और इस कीचड़ के सैलाब से खुद ही को नहीं बचा पाते।
इस आफत के बाद से हमारे बच्चों की ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो गई है। इनका स्कूल कुचला गया उस कीचड़ के सैलाब में। अब इन्हें 7 किलोमीटर सफ़र करके विदोच गांव के स्कूल जाना पड़ता है। अभी तक हमारा कोई सकाफ़ती मरकज़ नहीं है, मगर हुकूमत ने इब्तदाई तिब्बी इमदाद के मरकज़ को दोबारा तामीर करने में हमारी मदद की है। 18 साल बाद भी हमारे बच्चों के लिए स्कूल नहीं है। इस कीचड़ के सैलाब से पहले हमारे पास हमारी ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद थी। हमारी ज़मीनें घास और दूसरे उगने वाले पौधों से भरी हुई थीं, मगर इस कीचड़ के सैलाब ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। वादी भी, मैदान भी, गोदाम भी। हमारे मवेशी ख़त्म हो गए और हम दोबारा इनकी अफ़ज़ाइश नस्ल नहीं कर सकते, क्योंकि ज़मीन ही बेकार हो गई है और अब पत्थरों से भरी हुई है। वहाँ मवेशियों के लिए चारा उगाना नामुमकिन है। इस आफत से पहले हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी थी, मगर इस कीचड़ के सैलाब ने हम दोनों के लिए और हमारे मवेशियों के लिए ज़िंदगी मुश्किल कर दी है। ताजिकिस्तान के पहाड़ों में ज़मीन की कमी की वजह से, ख़ास तौर से पामीर्स में बहुत से देहात और कस्बों का बुनियादी ढांचा ही कीचड़ के बहाव के दहाने पर है। पुराने लैंडस्लाइडर्स के ऊपर, ढलानों के दामनों में या फिर सैलाबी मैदानों में ये सारा बुनियादी ढांचा ख़तरनाक इलाकों में वाक़ है। अब हम खुद देख रहे हैं मौसमियाती तब्दीली के असरात। और ये अवामिल मज़ीद लैंडस्लाइड, चट्टानों के गिरने और कीचड़ के सैलाब का बाइस बनते हैं। वहाँ तामीर शुदा रिहायशी इलाकों में मौसमियाती तब्दीली दोनों ही पर असरअंदाज होती है। माहौलियाती निज़ाम पर, ज़राअत और पानी के ज़खायर पर, चरागाहों का नुकसान और ट्रांसपोर्ट और तवानाई का निज़ाम। कीचड़ के सैलाब के नताइज बहुत ही शदीद हैं, क्योंकि ये उन देहातों को ही मिटा देता है जहाँ ये दस्तकार रहते हैं। उनके घर, बागात, कारखाने और मवेशी छिन जाते हैं। वो उस वक्त तक दस्तकारी नहीं करेंगे जब तक वो अपने घर और कारखाने दोबारा से बना न लें। हमारी एनजीओ डी पैमरी 16 साल से इन मुकामी दस्तकारों की इमदाद करती आई है। हम ये क्यों करते हैं? क्योंकि हम अपनी सकाफत को मिट जाने से बचाने की कोशिश में लगे हैं। ये दस्तकारी नस्ल दर नस्ल चलती आई है और ये उनका ज़रिया मुआश है। हम ऐसे ही जिंदा रहते हैं।
ऊन के कालीन बनाते हैं, स्वेटर और मोजे बुनते हैं। कमाए गए पैसों से हम खाना पीना, बच्चों के स्कूल की फीस और रोज़मर्रा के खर्चे पूरे करते हैं। कुदरती आफत दस्तकारों के काम पर बहुत बुरी तरह असरअंदाज हुई है और अपना हुनर बहाल करने के लिए इन लोगों को बहुत वक्त चाहिए। दस्तकारों को खाम माल चाहिए होता है जो अब उनके पास इतना नहीं रहा कि वो अपनी मसनूआत बना सकें। वो शुरू करेंगे मगर उनके तो औजार भी खो गए हैं। इस बरादरी ने साबित कदमी दिखाई, एक मुश्किल राह अबूर करने के बावजूद भी। उस वक्त से कि जब कुदरत ने उनके घर तबाह कर दिए और उस वक्त तक कि जब वो खंडर दोबारा आबाद किए गए, मगर इन लोगों ने अपना ईमान नहीं खोया। ये अपने उसूलों पर कायम रहे और अपना वतन नहीं छोड़ा। इस बिरादरी ने साबित कदमी दिखाई, एक मुश्किल राह अबूर करने के बावजूद भी। उस वक्त से कि जब कुदरत ने इनके घर तबाह कर दिए और उस वक्त तक जब वो खंडर दोबारा आबाद किए गए, मगर इन लोगों ने अपना ईमान नहीं खोया। ये अपने हौसलों पर कायम रहे और अपना वतन नहीं छोड़ा। मैं सोचती हूँ वो लोग जो मेरा काम देख रहे हैं, क्या इनके अलमी की तह तक पहुँच पाएंगे? मैंने इस रास्ते पर चलकर क्या सीखा? मौसमियाती तब्दीली की वजह से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। बहुत से दस्तकार मुतासिर हुए, मगर उनकी जिंदगियां और काम नहीं रुका। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप वक्फे से पहले एक इंतहाई अहम दस्तावेज़ी फ़िल्म देख रहे थे। मौजू बहुत अहम था और ये बेसिकली बामे अर्ज़ की बाज़ गश्त के सिलसिले की एक कड़ी थी और इस कड़ी का नाम था द वर्ल्ड हैज़ चेंज्ड। दुनिया वाकई तब्दील हो गई है, दुनिया तब्दील हो चुकी है और उसके पीछे जो वजूहात हैं वो यकीनन मौसमी तग़य्युरात हैं, मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं जो बराह रास्त लैंडस्केप को मुतासिर कर रहे हैं और उस लैंडस्केप के साथ इंसान जुड़ा हुआ है और उसके नतीजे में इंसानी अलमियत जन्म ले रहे हैं और इंसान मुतासिर हो रहा है, इंसान हिजरत करने पर मजबूर है। ये टॉपिक हमारे लिए, ये मौजू हमारे लिए भी बहुत अहम था। वो इसलिए अहम था क्योंकि हम पामीर हाइट्स जो है और ये पूरी जो लैंडस्केप है ये हम भी शेयर करते हैं। तो ये सिर्फ जो मामला था ये सिर्फ सरहद पार का नहीं है, ये यहाँ पे भी वही इस तरह मड फ्लड आ रहा है, यहाँ पे भी वही मसाइल हो रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तानी शुमाल है गिलगित बल्तिस्तान, वहाँ पे भी यही मसाइल जो हैं वो अब देखने में आ रहे हैं। तो इस सिलसिले में बात करेंगे हमारे साथ जो प्रोड्यूसर्स हैं इस डॉक्यूमेंट्री के, जिन्होंने इस डॉक्यूमेंट्री को बनाया है और जो इस पूरी लैंडस्केप से और इन तमाम मामलात से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, उनसे बात करेंगे। हमारे साथ हैं सुहैत अल करीमा और उसके अलावा शब्द अमोन। सबसे पहले हम शब्द अमोन से बात करेंगे। शब्द अमोन, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। मेरा सवाल जो है वो एक्चुअली पाकिस्तान से रिलेटेड है। आपकी इस डॉक्यूमेंट्री में हमने जो मड फ्लड देखा है ये एग्जैक्टली वो फिनोमेनन है जो पाकिस्तान में भी हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान में ऑब्ज़र्व कर रहे हैं और पिछले काफ़ी अरसे से इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ी है, एक पूरा पैटर्न नज़र आ रहा है। ये हर साल में बहुत ज़्यादा मड फ्लड आ रहा है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पत्थर आते हैं और वो बाकायदा जो है वो जो लोगों की एग्रीकल्चरल लैंड है उसको तो बर्बाद कर रहे हैं। बहुत सारे मसाइल जो है वो गिलगित बल्तिस्तान में हमें नज़र आ रहे हैं। तो इसका जो रीज़न है, वो जो दोनों रीजन्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ, इसका रीज़न क्या है? ये जो बढ़ती हुई फ्रीक्वेंसी है मड फ्लड की, ये जो कीचड़ भरा एक पूरा एक सैलाब आता है।
बात यह है कि गिलगित बल्तिस्तान और बदख्शान के खित्तों में बल्कि हर जगह ही कीचड़ के सैलाबों की बुनियादी वजूहात हैं शदीद और देर तक होने वाली बारिश, पहाड़ों पर जमी बर्फ का तेजी से पिघलना या बर्फानी तोदों का पिघलाव, जैसे हम पहले ही फिल्म में देख चुके हैं जहां ग्लोबल वार्मिंग और बर्फ के पिघलने का जिक्र आया था। दरिया की गुजरगाह में एक बड़ी मिकदार में मिट्टी के ढेलों का गिरना भी एक वजह है। मुझे एक और सवाल का जवाब ये दीजिए कि हम डेफिनेटली इस डॉक्यूमेंट्री से हमने ये सीखा है कि जो हाईलैंड्स हैं या जो पामीर हाइट्स हैं, बुलंदियां हैं, उन पर यकीनन ना सिर्फ लैंडस्केप चेंज हो रही है, मड फ्लड्स भी आ रहे हैं, इंसानी ज़िंदगी जो है वो मुतासिर हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है। आप ये बताइए कि जो प्लेन्स में या मैदानों में लोग रहते हैं, क्या मौसमी तगय्युरात का, मौसमी तब्दीलियों का निशाना सिर्फ हाईलैंडर्स होंगे जो बुलंदियों पर रह रहे हैं, या नीचे जो मैदान में रहने वाले हैं उन तक भी इसके असरात पहुँचेंगे? ये एक बहुत संगीन मसला है और इस पर खुसूसी तवज्जो और रोकथाम की ज़रूरत है, वरना ये फितरत और तमाम बनी नौ इंसान के लिए बहुत बड़े मसाइल का बाइस बनेगा। इसकी एक मिसाल हमारी फिल्म का एक वाक़या है जिसमें मिट्टी के सैलाब ने एक गांव को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। 74 घर और 24 जिंदगियां ख़त्म हो गईं। और ऐसे वाक़यात सिर्फ हमारे मुल्क में ही नहीं, वाक़यातन आज जब हम काम से वापस आ रहे थे तो सड़क पर हमने कई जगहों पर देखा कि किस तरह ट्रैक्टर सड़कों को बड़े बड़े पत्थरों से साफ़ कर रहे थे। मौसम ख़िज़ा में ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह से पहाड़ों की मिट्टी कच्ची हो जाती है और बहुत से कुदरती अवामिल का सबब बनती है, जैसे कीचड़ का सैलाब, पत्थरों का गिरना, बर्फ़ानी तोदों का गिरना और लैंडस्लाइडिंग वगैरह। हम मैदानी इलाकों में रहते हैं, हमें सबसे पहले लोगों की ज़िंदगियों का ख्याल रखना है और यकीनन मवेशियों की जान की हिफाजत का भी, क्योंकि हमारे इलाके में मवेशी पालना बुनियादी काम है। यानी अगर लोगों के मकानात और मवेशियों के शेड जो पहाड़ों के दामन में दरियाओं के साथ बनाए गए हैं, इन्हें महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की ज़रूरत है। कुछ तामीर करने से पहले आपको इस इलाके के बारे में पहले से जानना होगा कि मुस्तकबिल में क्या ख़तरात देखे जा सकते हैं। सैयद अल-करीमा, मेरा आपसे बेसिकली ये सवाल है कि ये जो डॉक्यूमेंट्री थी, इसका जो टॉपिक, ये इसका मौजू जो मुंतखब किया, ये आपने इसका एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मौजू मुंतखब किया जो कि इस वक्त की ज़रूरत है। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो मौजू आपने मुंतखब किया, ये आपने क्या सोच के किया, उससे पहले आपका ये प्लान था? और दूसरा ये कि इस पूरी इतनी भरपूर, इतनी खूबसूरत दस्तावेज़ी फ़िल्म को बनाने में कितना वक्त लगा? इस फिल्म को बनाने में 1 साल लगा, लेकिन फिल्म में जो मालूमात दी गई, माहिरीन इन पर दहाइयों से काम कर रहे हैं। हम पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों से मुतासर थे जो कुदरती सूरत हाल के पेश करदा मुश्किलात में फंसी ज़िंदगी के बावजूद अपने कारोबार को फ़रोग़ दे रहे हैं, यानी इनका हुनर। इसके अलावा हमने पामीर की ज़बानों की सकाफ़त, रवायात और इलाकाई बोलियों का मौजू भी छेड़ा और पामीर के लोगों का हुनर और इनकी दस्तकारियाँ दिखाईं। जो मैं नोट करना चाहती हूँ वो ये है कि सकाफ़त पिघलती बर्फ़ की तरह है। अगर हमने अपनी फ़िल्मों की तारीख़ महफूज नहीं की तो पामीर ज़बानों की सकाफ़त, रवायात और बोलियां भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगी। शाबाद अल-मोमिन, आपसे मेरा एक सवाल है और वो ये है कि जो मौसमी तगय्युरात हैं और मौसमी तब्दीलियाँ हैं, उसका एक बड़ा एक वाज़ेह पैटर्न हमें नज़र आ रहा है पिछले 15-20 सालों में कि वो बहुत चेंज आ रही है उनमें और बहुत ज़्यादा तब्दीली जो हम नोट कर रहे हैं मौसमी तगय्युरात में। गो के हमारे पास पिछले 150 साल का डाटा है और उस डाटा को जब हम देखते हैं तो ये रेट हमें बिल्कुल एक नॉर्मल नज़र नहीं आ रहा। सबसे पहले तो ये कि ये इस कदर तेज़ी से मौसमियाती तब्दीलियाँ क्यों रूनुमा हो रही हैं, एक तो ये ज़रूर बताइएगा। और दूसरा ये कि ये इतना सेंसिटिव मैटर है, हमारी अगली नस्लों का इस पे निसार है आज के हमारे फ़ैसलों पे। तो आपका नहीं ख्याल कि गवर्नमेंट्स को और हुकूमतों को आप मिल बैठ के इसका कोई सीरियस, इसका कोई संजीदा हल निकालना चाहिए? हाल ही में होने वाले कुछ मैन मेड फैक्टर्स भी यहाँ काबिल ज़िक्र हैं, जैसे सड़क की तामीर और दीगर तामीरात के दौरान धमाके, काम करने के दौरान मुख्तलिफ कानकनी के इदारों का क़वाइद व ज़वाबित की ख़िलाफ़ वर्जी करना, ज़रई काम का गलत तर्ज़ अमल और बड़े पैमाने पर तामीराती काम वगैरह। द वर्ल्ड हैज़ चेंज। जिस डॉक्यूमेंट्री को हमने देखा है, इस डॉक्यूमेंट्री में तो डेफिनेटली इसका मौजू जो था वो पामीर हाइट्स था। तो क्या ये जो बुलंदियां हैं सर्टन, ये जो पाकिस्तान में भी हैं और इस पूरे रीजन में हैं, क्या ये जो क्लाइमेट चेंज का असरात जो हैं इन बुलंदियों पर ही हैं या पूरे प्लेनेट में एक्चुअली इसको ऑब्ज़र्व किया जा रहा है? पूरे अर्थ में जो मौसमियाती तब्दीलियाँ उनको ऑब्ज़र्व किया जा रहा है? दुनिया के तमाम हिस्सों में इनके अपने ख़तरात हैं और मुझे नहीं लगता कि सिर्फ पामीर की बुलंदियाँ ही ज़्यादा ख़तरनाक हैं। लेकिन चूँकि हम पामीर की बुलंदियों पर रहते हैं और हर साल मौसमियाती तब्दीलियों का मुशाहिदा करते हैं, इसलिए हम इस बात की तस्दीक कर सकते हैं कि पामीर की बुलंदियाँ पहाड़ों और दरियाओं के दामनों में रहने वाले लोगों के लिए ख़तरा हैं।
सलीम अल करीमा, आपसे सवाल ये है कि एक तरफ देखिए, एक तरफ हम देखते हैं कि दुनिया की जो आबादी है उसका जो रेट है वो बहुत ज़्यादा है। यानी दुनिया की आबादी आप आज से 100 साल पहले का अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखते हैं और अब देखते हैं तो ये 2 गुना बल्कि 3 गुना तक इजाफा हो चुका है। आबादी जो है वो बढ़ती चली जा रही है। तो ये तो एक साइड है। दूसरी तरफ वो ग्लेशियर्स जो सदियों से हमें पानी दे रहे थे और एक ख़ास साइकिल था नेचर का, वो ग्लेशियर्स जो थे, यानी जो फ्रेश वाटर का एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के हमारे पास ज़खायर थे, वो उन्होंने पिघलना स्टार्ट कर दिया है। और पाकिस्तान के अंदर भी हम ये ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, कुछ ग्लेशियर्स हैं जो 28% तक वो सुकड़े हैं। तो अब मेरा सवाल ये तो बहुत ही, यानी एक बहुत ही सीरियस चीज़ है। और डेफिनेटली जब हम नेक्स्ट जनरेशन्स को देखते हैं तो आज के हमारे जो फैसले हैं वो तो बहुत ही अहम होंगे। और ये तो बहुत संजीदा चीज़ है जिस पे ऑफ कोर्स पूरी दुनिया को इकट्ठा होकर मिलकर सोचना पड़ेगा। जी हाँ, हम आपसे पूरी तरह मुत्तफ़िक हैं। और यहाँ तक कि हमारी फ़िल्म वॉइसेस फ्रॉम द रूफ ऑफ द वर्ल्ड में भी कहा गया है कि कुदरती आफात का शदीद असर होता है दस्तकारों के काम पर, और अपने हुनर को बहाल करने के लिए लोगों को बहुत तवील वक्त दरकार है। हमारी दुनिया कितनी बदल रही है। मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। बहुत से दस्तकारों को नुकसान पहुँचा है, मगर इनकी ज़िंदगी और इनका काम नहीं रुका। अगर हम अपनी ज़मीन का ख्याल रखना शुरू कर दें तो ये सैयारा मुस्तकबिल में हमारा और हमारी नस्ल का भी ख्याल रखेगा। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और जिस तरीके से आपने जिस मोहब्बत से ये डॉक्यूमेंट्री बनाई है, ये यकीनन एक कर्ज था जो आपने अदा किया। और बेसिकली अब ये हमारा फ़र्ज़ है कि इस पे हम जितनी आवाज़ उठा सकते हैं आवाज़ उठाएं, क्योंकि ये बहुत ही संजीदा मौजू था। और ये सिर्फ जिस तरह के हमें बताया हमारे मेहमानों ने कि ये सिर्फ ये नहीं है कि हाईलैंडर्स इससे अफेक्ट होंगे, ये बहुत जल्द जो है ये प्लेन्स तक और ये जो मैदानों में रहने वाले लोग हैं वो भी मुतासर होना शुरू हो जाएंगे। और ये बहुत ही एक संजीदा किस्म का टॉपिक था जिस पे इन्होंने बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू की। और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त पूरी दुनिया को इकट्ठा बैठ के इसका कोई हल निकालना होगा कि और ये देखना होगा कि मौसमी तग़य्युरात में जहाँ पे हम इन मौसमी तब्दीलियों का बायस बन रहे हैं, तो हम अपने उन हरकतों को, इन मामलात को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं ताकि कम से कम ये जो जिस रेट से मौसमियाती तब्दीलियाँ वकू पज़ीर हो रही हैं ये कम हो। ये जो बामे अर्ज़ की बाज़ गश्त है ये कमाल एक सिलसिला है। इसी सिलसिले की एक अगली कड़ी वो किर्गिस्तान के घोड़े से मुतल्लिक है। और किर्गिस्तान का जो घोड़ा है वो उस किर्गिस्तान के जो लैंडस्केप है उसका हिस्सा है। उनकी इंसान जो ज़िंदगी है, वहाँ पे जो इंसान बसते हैं, उनकी ज़िंदगी में बहुत अहम तरीन किरदार है किर्गिस्तान के घोड़े का। और एक बड़ी स्पेशल ब्रीड है जो कि 4000 साल से आ रही है, लेकिन इस वक्त वो ख़तरे में है। किर्गिस्तान के घोड़े के हवाले से बहुत सारे ज़रबुल मिसल हैं। मसलन ये कहा जाता है कि किर्गिज़ लोग जो हैं वो घोड़े के पुश्त पे पैदा होते हैं, या कहा जाता है कि किर्गिज़ जो बच्चे हैं वो चलना बाद में सीखते हैं, पहले राइडिंग सीखते हैं। इस तरह की बहुत ही दिलचस्प चीज़ें हैं जो कि आपको उस दस्तावेज़ी फ़िल्म से डॉक्यूमेंट्री में देखने को मिलेंगी। अगली जो डॉक्यूमेंट्री है वो किर्गिस्तान के घोड़े से मुताल्लिक है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।